हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। अपना जो चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था उसके हम बुक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। तो बुक क्वेश्चंस में बच्चों आपने सॉल्व कर लिए थे एमसीक्यू क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के अंदर कुछ क्वेश्चंस रह गए थे 4-5, आज उनको हम आगे सॉल्व करते हैं और आज ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करके ये चैप्टर फिनिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शॉर्ट टाइप आंसर का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज इन कूलम्ब विल बी रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cr2O7 आयंस इन फॉलोइंग रिएक्शन। देखो एक रिएक्शन दे रखी है Cr2O7 - 2 प्लस 14 हाइड्रोजन आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 Cr3 प्लस 7H2O। अब इसके अंदर पूछ रहा है ये कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्ब कि 1 मोल क्रोमेट आयन के रिडक्शन के लिए यहाँ पर कितने कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन समझ लो। 1 मोल क्रोमेट आयन के रिडक्शन के लिए, ठीक है ना, 1 मोल क्रोमेट आयन के रिडक्शन के लिए कितनी कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पर डिटरमाइन करनी है। समझ आ गया? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर आप देखिए 1 मोल क्रोमेट आयन दे रखें और इनके लिए दिए गए कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन दिए गए। तो देखो फॉर 1 मोल Cr आयन, Cr या सीधे लिख दो क्रोमेट आयन गिवन 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं आपको रिएक्शन के अंदर? 6 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। इनको आप 6 मोल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। 6 मोल इलेक्ट्रॉन दिए गए और 6 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, वो कितना फेराडे होगा। तो यहाँ पे नोट कर दो नीचे में, दी चार्ज ऑफ 6 मोल इलेक्ट्रॉन इज 6 फेराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेराडे होता है, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 6 फेराडे होगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर जो दिया गया है वो मैंने यहाँ पर नोट किया है स्टूडेंट्स। आप इसको समझिए, 1 क्रोमेट आयन है यानी कि 1 मोल क्रोमेट आयन है, इसको रिडक्ट करने के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। और 6 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो सकता है? 6 फेराडे, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेराडे होता है। ये बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं नोट कर सकता हूँ, दोबारा से लिख सकता हूँ, ये तो आप समझ लीजिए। देखो अब यहाँ से मैं आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ, ये तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। इन गिवन रिएक्शन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इन गिवन रिएक्शन 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू रिडक्शन ऑफ 1 मोल Cr2O7 आयन, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू रिएक्शन लिख दिया है मैंने, जो रिएक्शन में आपको दे रखा है वो यहाँ पे लिख दिया है। और ये आपको समझने के लिए है कि 1 मोल अगर क्रोमेट आयन आपको यहाँ पर दे रखा है तो उसके लिए यहाँ पर 6 मोल इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1 फेराडे होता है, इसलिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, 6 फेराडे, 6 फेराडे हो गया। ठीक है ना। नीचे लिखेंगे फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 फेराडे इलेक्ट्रिक एनर्जी। भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 1 फेराडे इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर्ड है। और आपको पता ही है कि 1 फेराडे की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। तो बताओ 6 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, हैंस फॉर 6 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, 6 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होगी, इज 6 फेराडे। ठीक है ना। अब 6 फेराडे होगी तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो किस में, 96,500 में, 96,500 में, और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपको 57900, या इसको आप लिख सकते हो कितना, 5.79 3 जीरो आएंगे, 5.79 10⁻⁵ कूलम। ये आपका आंसर आ सकता है। तो 1 मोल क्रोमेट आयन को रिडक्शन करने के लिए इस रिएक्शन में 5.79 × 10⁻⁵ कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। समझ आ रही है। रिएक्शन में आपको पहले ये ध्यान में करना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन हमसे यही तो पूछ रहा है कि 1 क्रोमेट आयन को रिडक्शन करने के लिए कितने मोल चार्ज की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हम क्या नोट कर सकते हैं, फॉर 1 मोल क्रोमेट आयन, फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल क्रोमेट आयन 5.79 × 10⁻⁵ कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड। 1 मोल क्रोमेट आयन को रिडक्शन करने के लिए इतने कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये ही हमारा क्या हो जाना है, आंसर हो जाना है। क्लियर है ना। मैंने आंसर कहाँ से लिखना स्टार्ट किया है, दिस इम्प्लाइज के यहाँ से। ठीक है ना। तो आप इसको नोट कीजिए, देखो समझ के इसको ढंग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी बाय एक्सप्लेनिंग सब्सटेंस यूज्ड इन चार्जिंग विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आपको लेड स्टोरेज जो सेल है उसको डिस्कस करना है, और इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से सब्सटेंस जो होते हैं वो चार्जिंग रिएक्शन में हेल्प करते हैं। तो आपको इसके अंदर सब की सब जो रिएक्शन होती हैं वो सब आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, और लेड स्टोरेज सेल के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि क्या तो इसके अंदर आप यूज़ करते हो एज कैथोड और क्या आप यूज़ करते हो एज एनोड, और कैसा आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो
तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान होगा लेड स्टोरेज सेल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और लेड स्टोरेज सेल में मैंने आपको बताया था कि इस तरह से प्लास्टिक का एक कंटेनर होता है, दोबारा से समझ लो बेटा आराम से। और प्लास्टिक के कंटेनर में आप लोग यहाँ पर क्या रखते हो, ग्रिड रखते हो, ग्रिड कह सकते हैं, प्लेट कह सकते हैं। इस तरह से हमने ग्रिड रखी थी। फाइव और 6 ग्रिड इसके अंदर आप ड्रॉ कर देंगे। और इन ग्रिड में एक छोड़ के एक को इस तरह से बना देंगे जिससे वो अलग दिखे, कुछ इस तरह से बना दो, चाहे इसको डार्क कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। तो ये 3 ग्रिड हैं, ये तो एक जैसी है गई। और आपको पता है कि जो लेड स्टोरेज सेल होता है उसके अंदर खूंटियाँ लगी होती हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड। और देखो ये 3 हैं, इनको आप अलग से अटैच कर दो। इनका एक ये बन गया इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, ये खूंटियाँ बन गई। और इसके अंदर भरा होता है क्या, इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर देना है, ठीक है ना। तो ये मेटल कंटेनर हो सकता है या प्लास्टिक कंटेनर हो सकता है, प्लास्टिक कंटेनर, ठीक है। अब इसमें ये तो किसका काम करेगा, एनोड। और ये कौन सा काम कर रहा है, कैथोड। एनोड पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और इस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। क्लियर है ना। एनोड का काम कौन करता है लेड स्टोरेज सेल में, लेड ग्रिड, ठीक है ना। और कैथोड का काम कौन करता है, लेड ऑक्साइड की ग्रिड। और इसके अंदर जो आपने इलेक्ट्रोलाइट भरा है वो क्या होता है, 38% H2SO4 सॉल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट। यही तो होता है लेड स्टोरेज सेल। ध्यान आ रहा है ना। तो बच्चों आपको यही लिखना है इसके बारे में, और इसकी फिर रिएक्शन बता देनी है हमको। तो देखो कैसे आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे हम। इन लेड स्टोरेज सेल, इन लेड स्टोरेज सेल, पीबी ग्रिड एक्ट्स एज, पीबी ग्रिड एक्ट्स एज एनोड एंड PbO2 grid acts as कैथोड। PbO2 ग्रिड किसका काम कर रही है, कैथोड का। एंड 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 used as electrolyte। समझ आ रहा है ना। जो आपको इस फिगर के अंदर दिख रहा है वो मैंने इधर नोट कर दिया, लेड स्टोरेज सेल। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो आपको किस तरह से नोट करना है वो सिस्टम आपको समझना है, ठीक है ना। अब इस सेल के अंदर रिएक्शंस क्या होंगी जब सेल काम करेगा, तो कैसे नोट करेंगे। व्हेन सेल वर्क्स, व्हेन सेल वर्क्स फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस,
ठीक है। जब काम करेगा सेल तो कौन कौन सी रिएक्शन होंगी, तो देखो बच्चों, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पर क्या होगा बताओ। एनोड पर लेड है, ये लेड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। लेड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और लेड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और H2SO4 जो सॉल्यूशन आपने लिया है इसका क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। इससे हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो इससे डिसोसिएट होकर जो सल्फेट आयन है वो लेड आयन के साथ रिएक्ट होंगे और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, लेड सल्फेट का। और ये जो लेड की ग्रिड है इसके ऊपर कौन डिपॉजिट हो जाएगा, लेड सल्फेट। ठीक है ना। तो देखो यहां पर लेड किसके साथ आप रिएक्ट करा दो, सीधे सल्फेट आयन के साथ, और क्या बना दो, लेड सल्फेट बना दो। ठीक है ना। और ये जो लेड होगा ये क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा भाई। लेड से लेड आयन बनना है, ये बन गया लेड आयन, और लेड आयन बन गया तो इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज करें कि नहीं करें। क्योंकि मैंने जब आपको क्वेश्चन लिखाया था तो ये रिएक्शन भी लिखाई थी अलग से, मैंने पहले लेड आयन बनाया था और उसके बाद सल्फेट आयन के साथ इसको रिएक्ट करवाया था। ठीक है ना। यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे लिख सकते हैं। और कैथोड पर क्या रिएक्शन हो सकती है, कैथोड रिएक्शन चेक करो। कैथोड किसका फॉर्म है बताओ, कैथोड है लेड ऑक्साइड का। तो यहां पर लेड ऑक्साइड भी सल्फेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। और यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा बताओ, यहां पर फॉर्म हो जाएगा लेड सल्फेट प्लस वाटर। ये कैथोडिक रिएक्शन हो गई। ठीक है ना। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो और क्या नोट कर देंगे, नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन कैसे बनाएंगे, दोनों को ऐड कर दो, जो कट सकता है उसको काट दो, जो कट सकता है उसको आप इसमें से काट सकते हो। तो देखो Pb इधर से लिख रहा हूं मैं पहले LHS पार्ट को, प्लस PbO2। ठीक है ना। सल्फेट से सल्फेट कट जाएगा, समझ आ रही है कि ना आ रही, सल्फेट से तो सल्फेट हट जाएगा। ठीक है ना। तो प्लस और क्या था आपके सेल के साथ, H2SO4 इक्वल टू क्या बना दोगे भाई, यहां से हाइड्रोजन आयन 2 तो इसके साथ मिल गए। ठीक है ना। H2SO4 बन गया और 2 हाइड्रोजन आयन इसके साथ मिल गए, H2SO4 बन गया। तो एक H2SO4 तो यहाँ बन गया और एक H2SO4 यहाँ बन गया। दोनों के कितने H2SO4 आ गए, 2। जोड़ के ही तो लिखनी है हमने ये रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन को हटा दो आप, ठीक है ना, और आगे क्या बना देना है, इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो, PbSO4 बन रहा है दोनों में ही, प्लस 2H2O। ये नेट सेल रिएक्शन हो गई। लेकिन स्टूडेंट्स ये वाली जो रिएक्शन है ये कब चलेगी, सेल चार्ज होगा जब चलेगी या डिस्चार्ज होगा तब चलेगी। ये डिस्चार्ज रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डिस्चार्ज रिएक्शन। क्योंकि इन दोनों ग्रिडों के ऊपर लेड ग्रिड और लेड ऑक्साइड की जो ग्रिड है, दोनों ही ग्रिड्स के ऊपर लेड सल्फेट डिपॉजिट होता जा रहा है। और जब लेड सल्फेट इनके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है तो H2SO4 की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। H2SO4 की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसके ऊपर लेड सल्फेट डिपॉजिट हो जाएगा, तो सेल की जो वर्किंग प्रोसेस है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और धीरे धीरे सेल क्या होता चला जाएगा, डिस्चार्ज। तो आप लोग इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हो बताओ, इस रिएक्शन को कह सकता हूं मैं डिस्चार्ज रिएक्शन। ध्यान रखना, ये कैसी हो गई, डिस्चार्ज रिएक्शन हो गई। अब अगर ये डिस्चार्ज रिएक्शन है तो अब तुमको सेल को क्या करना है, चार्ज करना है। तो चार्जिंग रिएक्शन कैसी होगी,
इस डिस्चार्ज रिएक्शन को जस्ट उल्टा कर दो, वो चार्जिंग रिएक्शन हो जाएगी। अलग से लर्न नहीं करनी है, इसको जस्ट क्या कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, व्हेन सेल चार्ज्ड देन रिएक्शन, जब सेल को चार्ज करेंगे तो वहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, देखो उल्टी लिख रहा हूँ, सेम टू सेम, PbSO4 प्लस 2H2O इक्वल टू Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4। धीरे धीरे लेड सल्फेट जो डिपॉजिट था वो डिसोसिएट होने लगेगा और लेड और लेड ऑक्साइड बन जाएगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, और H2SO4 का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, जिससे H2SO4 की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे H2SO4 की डेंसिटी इंक्रीज होती है तुरंत ये सेल चार्ज हो जाएगा और फिर से आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने लग जाएगा। समझ आ रही है ना बात। तो स्टूडेंट्स आप ढंग से सब जो रिएक्शन है उनको बड़े तरीके से चेक करो, और तरीके से चेक करने के बाद आंसर लिखने का जो अपना सिस्टम होता है उसको सेट करिए अपने दिमाग में। देखो ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखा है हमने, लेकिन हमने सेल के अंदर से ऐसी कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी है जो हमसे छूट गई हो, जिसके बारे में हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए हों। हमने पूरी चीज़ आंसर में यहाँ ले ली है, ठीक है ना। तो हमको इसी तरह से सेलेक्टेड आंसर का यूज़ करना चाहिए एग्जाम्स में, क्योंकि ज़्यादा आंसर लिखेंगे हम तो टाइम भी वेस्ट होता है और लॉन्ग आंसर हो जाता है। सेलेक्टेड आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर पर इसका अच्छा इफेक्ट जाता है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम भी प्लॉट कर दिया, डायग्राम भी हमने बना दिया, लेड स्टोरेज सेल को ये शो कर रहा है और पूरा पूरा हमने लिख दिया, और 5-7 मिनट में हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अरेंज द मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैपेसिटी। तो देखो मेटल्स की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं और इनके आधार पर हमने इनको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैपेसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो देखो यहाँ पर दे रखा है आपको पोटेशियम आयन, पोटेशियम इसका 2.39 वोल्ट, और सिल्वर आयन, सिल्वर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.080 वोल्ट, और दे रखा है आपको मरकरी का 0.79 वोल्ट, और दे रखा है आपको मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का है -2.37 वोल्ट, और एक क्वेश्चन और एक और दे रखा है आपको क्रोमियम, क्रोमियम आयन, क्रोमियम इक्वल टू ये दे रखा है आपको -0.74 वोल्ट। और क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब इन आपको ये जो मेटल्स दे रखे हैं, इन मेटल्स के हमको दे रखे हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना, यानी कि E0 सेल की वैल्यू दे रखी है सब के सब। E0 सेल की जो वैल्यू आपको दे रखी है, इन वैल्यूज़ के आधार पर आपको इन्हें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के किस मेटल की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। तो देखो आपको यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है, यहाँ पर आपको मुख्य रूप से एक चीज़ आपको बता देता हूँ
कि जिनका, यहां पे लिखता हूं मैं, दोज मेटल्स विच हैव मोर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये जो E0 सेल है ना, इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ भी कह सकते हैं हम, ये मैं कई बार आपको कह चुका हूं। उनकी जो दोज मेटल्स विच हैव मोर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विच हैज that have less reducing property, जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, उनकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो कम है। अगर जैसे जैसे आप, इसका पता हम किससे लगाते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है ना उसके अंदर देखते हैं हम। रिएक्टिविटी सीरीज़ में एसआरपी की वैल्यू बढ़ती जाती है, इसको हम शॉर्ट में एसआरपी बोल सकते हैं ना। एसआरपी की वैल्यू बढ़ती जाती है, एसआरपी की वैल्यू बढ़ती जाती है तो रिड्यूसिंग कैपेसिटी जो होती है वो मेटल्स की डिक्रीज होती जाती है। अब आपको यहाँ पर सीधे सीधे चेक करना है कि जिसका एसआरपी सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे कम होगी। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पहले किसको लिखना है, जो सबसे, जिसकी प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे कम है उसको सबसे पहले लिखना है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से इंक्रीज होते जाना है लास्ट तक, ठीक है ना। तो बताओ, इन सब में चेक करो सबसे ज़्यादा किसका एसआरपी है। सबसे ज़्यादा एसआरपी 0.80 वोल्ट है, सिल्वर का है। तो सबसे कम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी होगी, सिल्वर की। सिल्वर की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इज लेस देन, दूसरे नंबर पर कौन आता है उससे पीछे, मरकरी। इससे पीछे कौन आएगा, इससे कम किसका है बताओ। इससे कम आप नेगेटिव में चले जाओ, इससे कम कहाँ चले जाओ, नेगेटिव में। नेगेटिव में जाओ, आपको ये कम है क्रोमियम का। क्रोमियम से कम किसका है, क्रोमियम से कम मैग्नीशियम, और इससे कम मैग्नीशियम में कम पोटेशियम। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया मेटल्स का। देखो, सबसे कम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सिल्वर की और सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर है पोटेशियम की, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये आपको एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, तो आपको सिर्फ ये आंसर है आपका। इन मेटल्स में आपको ध्यान क्या रखना है कि जिसका एसआरपी सबसे ज़्यादा है उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे कम होगी। जिसका एसआरपी ज़्यादा है उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम होगी, ठीक है ना। ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। तो ये आपके लिए आंसर हो गया। तो नोट कीजिए स्टूडेंट्स इसको। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, Cr2Cr प्लस 3DCr2 प्लस इक्वल टू 2Cr3 प्लस 3CD, यानी कि ये एक गैल्वेनिक सेल है। कैसा सेल है भैया, गैल्वेनिक सेल। और इस गैल्वेनिक सेल का आपको निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि E0 सेल आपको इसमें डिटरमाइन करना है।
ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, आप लोग गैल्वेनिक सेल आपको अगर कोई मिल जाता है इस तरह से, और हमको ई नॉट सेल अगर डिटरमाइन करना है, तो ई नॉट सेल के लिए फॉर्मूला ध्यान करो, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको पहले से ही नोट करा रखा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि इस गैल्वेनिक सेल में किसका तो एनोड बन रहा है और किसका कैथोड बन रहा है, यही तो चेक करना है। तो इसको कैसे चेक करोगे? देखो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल गैल्वेनिक सेल पे वहीं पहुंच जाए करो। जिंक का इलेक्ट्रोड लिया, कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड ले लिए थे ना भाई, 2 इलेक्ट्रोड लिए कि ना लिए तुमने? जिंक का हो गया, ये कॉपर का हो गया, ठीक है ना। और इनको अटैच कर दिया था इस तरह से गैल्वेनिक सेल में, साल्ट ब्रिज बनाया था। इसमें ZnSO4 भर दिया, इसमें CuSO4 भर दिया था। तो यहाँ पर बताओ, जिंक के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही थी? जिंक मेटल इसमें कन्वर्ट हो रही थी, किसमें? जिंक आयन में। तो जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता था, जिंक क्या कर रहा था? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था। तो जिंक का हमने यहाँ पर क्या बनाया था? एनोड, और कॉपर का क्या बनाया था? कैथोड। अरे एक सिस्टम हमको ध्यान में रहेगा तो मेटल कोई सी हो, ईजीवी में गैल्वेनिक सेल बन सकता है। तो जिंक का एनोड बन गया, कॉपर का कैथोड बन गया, जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो अब इसमें चेक करिए कि कौन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो देखिए, क्रोमियम इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है और कैडमियम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इसमें जिंक तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, कैथोड और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो एनोड किसका होना चाहिए बताओ? क्रोमियम का। कैथोड किसका होना चाहिए? कैडमियम का। ये बात समझ में आ रही है ना? एक सिस्टम ध्यान हो तो हमको पूरी तरह से सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो देखो यहाँ पर क्रोमियम XH एनोड, वाइल कैडमियम XH कैथोड। होगा क्लियर? क्लियर हो गया ना। अब आपको ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड, ठीक है। ई नॉट एनोड, सॉरी उल्टे लिख गए, पहले कैथोड आवेगा, कैथोड पॉजिटिव रे और एनोड का रे नेगेटिव, ठीक है ना, इसलिए उल्टा लिख गया, ठीक है ना। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ई नॉट सेल निकाल दो। लेकिन अब आपको क्या चाहिए? कैथोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल चाहिए और एनोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल चाहिए, चाहिए कि ना चाहिए? तो देखो, ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम एक लिस्ट दे रखी है अपनी बुक में, जिसमें सभी मेटल्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोट किए गए हैं, ठीक है ना। वैसे एग्जाम्स में तो आपको दिए हुए आएंगे, ब्रैकेट्स में दिए हुए आते हैं ये, क्योंकि वो पूरी टेबल हम लर्न नहीं कर पाते। तो अब इनके लिए तो मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो अभी हमने नोट किया था ना, 0.74 वोल्ट। ये तो क्रोमियम का नोट किया था। और कैडमियम का क्या नोट किया था? CD+2 और CD, इसका होता है 0.40 वोल्ट। तो ई नॉट सेल निकालो। ई नॉट सेल इक्वल टू कैथोड किसका था बताओ? कैडमियम का। कैथोड किसका है? कैडमियम का। तो 0.40 माइनस 0.74 कितना आ गया? माइनस 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, सेल का ईएमएफ आ गया, ये कितना आ गया? 34.34 वोल्ट, लेकिन नेगेटिव में। और ये
ईएमएफ जब सेल का आप नेगेटिव पॉजिटिव में निकालते हो तो उसका पता है ना रिएक्शन किस तरफ चल रही है, फॉरवर्ड चलेगी बैकवर्ड चल रही है। ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन से आपको बता दिया था। पॉजिटिव साइन में रिएक्शन कहाँ जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव में कहाँ जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, वह ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है एक, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एक गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन दे रखी है आपको, ऐसे टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है आपके पास। एक गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन है, गैल्वेनिक सेल रिएक्शन, और गैल्वेनिक सेल रिएक्शन है Zn प्लस सिल्वर इक्वल टू Zn प्लस 2 प्लस सिल्वर। ठीक है ना, बैलेंस कर रहा हूँ मैं इसको क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे ना, इसलिए सिल्वर के कितने आयंस चाहिए, 2। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नाउ टेल, अब आपको बताना है विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। पहला क्वेश्चन है इसका, विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो इसमें चेक करो बेटा, गैल्वेनिक सेल है ये गैल्वेनिक सेल बना रहा हूं मैं। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रोड दूसरा इलेक्ट्रोड, और दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने कर दिया किससे, कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, और ये बना दिया इसका साल्ट ब्रिज। ठीक है ना, इसके अंदर साल्ट सॉल्यूशन, इसके अंदर साल्ट सॉल्यूशन। वही गैल्वेनिक सेल है, ध्यान रखो आप लोग, जिंक का और किसका था, वो जिंक और कॉपर का था। तो बताओ इसमें ये इलेक्ट्रोड जिंक का है और ये इलेक्ट्रोड सिल्वर का है। इस चीज को हमने इस रिएक्शन से पता लगाया है। देखो जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसकी हो रही है, जिंक की। या में तो चेक करो, उसको मत ध्यान करो। रिएक्शन जो दी जाती है आपको, कोई भी मेटल दी जा सकती है, उसमें चेक कीजिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो तो एनोड पे आ जाएगा, और जो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कहाँ पर आ जाएगा, कैथोड पर आ जाएगा। समझ आ रही है ना बात। जो रिएक्शन आपको दे दी जाती है उस रिएक्शन को चेक किया करो। तो देखो ये तो क्या हो गया, एनोड, और सिल्वर क्या हो गया, कैथोड। एनोड पर नेगेटिव चार्ज और सिल्वर पर पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही बात। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस तरफ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तो इस तरफ जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक करंट किस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है कि नहीं जाता इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रही है नहीं बात। अब ये जो आपके पास फिगर आ गया, इस फिगर से हम सारे क्वेश्चंस के आंसर निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो बताओ कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है। आंसर लिख रहा हूं मैं, Zn एनोड इज नेगेटिवली चार्ज। समझ में आ रहा है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका, विच आर द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट इन सेल। विच आर द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सेल। इलेक्ट्रिक करंट इन सेल, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को कैरियर करने वाला कौन सा सब्सटेंस है। तो बताओ इलेक्ट्रिक करंट किस तरफ कैरियर होता है, किस साइड में जा रहा है। ध्यान रखो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो Zn टू सिल्वर है, और इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट सिल्वर टू जिंक है। डायग्राम से समझ आ रहा है ना, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ।
इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम सिल्वर टू जिंक। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो रहा है इसमें। एक थर्ड क्वेश्चन है विच रिएक्शन टेक्स प्लेस एट ईच एनोड। विच रिएक्शन टेक्स प्लेस एट ईच इलेक्ट्रोड। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन है उनको लोड करना है। ठीक है ना, तो देखो एनोड की रिएक्शन, एनोड की रिएक्शन क्या होगी बताओ। अरे एनोड की रिएक्शन में कौन काम कर रहा है? जिंक। एनोड किसका है? चेक करो, जिंक। जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। कैथोड की रिएक्शन, कैथोड का काम कौन कर रहा है? सिल्वर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 सिल्वर चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, 2Ag। ये कैथोडिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, दोनों रिएक्शन आ गए। अब इन दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर दें तो ये नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी। ये नेट सेल रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और यही तो रिएक्शन आएगी, नेट सेल रिएक्शन। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है ना। तो देखो बच्चों, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं, क्योंकि जो लॉन्ग आंसर टाइप है यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक्सप्लेन हाउ द रीजन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इन कंसीडर एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आयरन के ऊपर जब रस्टिंग होती है, लोहे पर जब जंग लगती है, तो वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है। ध्यान है किस तरह से काम करता है भाई? आयरन शीट होती है, आयरन शीट के ऊपर रेन वाटर स्टोर होता है। रेन वाटर जब स्टोर होता है तो उस रेन वाटर के अंदर CO2 गैस मिक्स हो जाती है। ध्यान है ना। जैसे ये आयरन शीट है, इस आयरन शीट में अच्छी तरह से ध्यान करना, आयरन शीट है, इस पर रेन वाटर स्टोर हो गया। इस रेन वाटर स्टोर हो जाता है तो इसके अंदर कौन डिजोल्व हो जाती है? CO2 गैस डिजोल्व हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? CO2 गैस जब इस रेन वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है? कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना। किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोनिक एसिड का। और कार्बोनिक एसिड का क्या हो कर दो आप? डिसोसिएशन कर दो, कार्बोनेट आयन बन जाएंगे। ये रिएक्शन तो होगी। ठीक है ना। तो ये जो कार्बोनिक एसिड बनता है, ये तो काम किसका करता है? कैथोड का। और जो आयरन होता है, ये आयरन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो ये आयरन किसका काम करता है? आयरन जो शीट है, एनोड का। अब जब कैथोड एनोड बन गए तो सेल का फॉर्मेशन तो हो ही गया, सेल फॉर्मेशन तो हो ही गया। तो सेल फॉर्म हो जाता है, और सेल फॉर्म हो जाता है तो फिर इसके अंदर रस्ट होने वाली जो रिएक्शंस हैं वो भी हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं आपको चैप्टर के अंदर। ये आपको थोड़ा सा इससे ध्यान आ गया होगा कि आयरन के ऊपर रस्ट कैसे लगती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सेल फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है भाई? कैथोड और एनोड जब बन गए तो सेल का फॉर्मेशन तो हो ही जाना है। और देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी एक्सप्लेनिंग सब्सटेंस यूज चार्जिंग हेल्प ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, यानी कि इसके सारे क्वेश्चन आपको हमने सॉल्व कर दिए। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन MCQ से लेके लास्ट तक हमने नहीं छोड़ा है। तो स्टूडेंट्स, आपको सभी क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करना है, और आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर बिल्कुल पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चैप्टर में सर ये कुछ रह गया, तो आप लोग कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर बहुत लंबा था, लगभग इसके 20 वीडियोस हम बना चुके हैं। तो बहुत ही लंबा भी चैप्टर था और थोड़ा सा हार्ड भी था, लेकिन पूरी कोशिश की गई कि आपको समझ में आ जाए, और आप लोग के लिए बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आंसर्स यहाँ पर लाए गए हैं।
आपको पूरी तरह से एक एक चीज़ को खोलकर एक्सप्लेन किया गया है, इक्वेशंस वगैरह को, न्यूमेरिकल्स वगैरह को, और किस तरह से फार्मूला हमने फॉर्म किए किसी भी चीज़ के लिए। तो पूरी तरह से कोशिश की गई है कि आपको समझ में आ जाए। आपको भी पूरी तरह से ट्राई करनी चाहिए कि ये चैप्टर हमारी समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम अगले वीडियो में आपसे एक नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन ओके।